नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों मैं आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम बेस से समझाने वाला हूं। समझ लीजिए, अगर आपका बेस क्लियर हो जाता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे अच्छे से लगा लेंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे समझना है। देखिए, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स ओ एक्स डैश और एक होता है वाई ओ आई डैश। जनरली इन्हें अभी हम लाइन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लाइन। और ये जो लाइन होती है एक दूसरे के क्या होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तथा ये वाई ओ जो ये पॉइंट ओ आपको दिख रहा है, काउंट पॉइंट ओ, इसी पॉइंट ओ पर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे एक्स हो गया और ये ओ हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये ओ हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो ये होंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। यहां पे जो पॉइंट ओ आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है बच्चों? ओरिजिन कहलाता है। और ये जो इस समय एक्स ओ एक्स डैश है, इसे हम कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। इन दोनों को एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं, या इन्हें बच्चों हम एक्स एक्सिस और इसे बच्चों हम वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। अगर हम बात करें यहां पर एक्स और वाई जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो जो प्लेन होता है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो प्लेन कंटेन करता है, जो जिस प्लेन में ये दोनों क्या होते हैं? स्थित होते हैं, उस प्लेन को कहते हैं बच्चों हम कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। जिस प्लेन में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्थित होते हैं, जिस प्लेन से कॉन्सोनेंट रहते हैं, उस प्लेन को कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। अब बच्चों यहां पर होता है कि इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट हमारा बच्चों क्या है मान लो ए पॉइंट लाई कर रहा है और इसकी लोकेशन को बच्चों हमें दिखाना है। तो लोकेशन को दिखाने के लिए हमें यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करने होते हैं। और यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, वो x कामा y होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? x कामा y। क्योंकि देखिए, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? यहाँ पर x की वैल्यू होती है वो r cos थीटा के फॉर्म में होती है और y की वैल्यू होती है r sin थीटा के फॉर्म में। तो ये भी जानकारी आपके लिए जरूरी होती है, क्योंकि जब ये वेक्टर आप पढ़ते हैं, वेक्टर फिजिक्स में जब वेक्टर पढ़ते हैं आप, तो वहां पर जब किसी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर r होता है, जब ओरिजिन से वो डिफाइन होता है, उस समय वहां पर थीटा एंगल फॉर्म होता है। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं कैसे उसको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट है, इसकी लोकेशन को हमें बताना है। तो मान लीजिए इसकी जो x कामा y कोऑर्डिनेट आएंगे। अभी निकलते कैसे हैं? ये जो पॉइंट A होता है, अगर हम इस A पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें, तो ये परपेंडिकुलर y एक्सिस को जहां पर काटेगा उसकी वैल्यू कहलाएगी y कोऑर्डिनेट, और ये x एक्सिस को जहां काटेगा वो जो वैल्यू दिखाई पड़ेगी वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगी। यहां पर x कोऑर्डिनेट को दूसरा नाम होता है एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा। और बच्चों यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है बच्चों? ऑर्डिनेट। इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के बच्चों एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों हम इसी के साथ आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों, कि ये सब चीजें समझने के बाद, ये हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट था, इसको समझने के बाद मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने वाला हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की लोकेशन को एक्स वाई प्लेन में डिनोट करने के लिए हम x कामा y कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, और ये हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब आगे जब आप बीएससी से करेंगे वहां पर हायर क्लासेस का यूज किया जाता है, या आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो वहां पर भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको यहां से रिलेट नहीं करते हैं, बस ऐसे पढ़ा दिया गया। लेकिन जनरली जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो सारा कुछ कहां से है? वो ज्योमेट्री से ही बिलोंग करेगा, उसे अच्छे से समझा जाए तो।
तो जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये इसका ओरिजिन हो गया। बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, इसका जो पोजीशन वेक्टर आर है वो बिलोंग कर रहा है, यानी इसका जो पोजीशन है बच्चों या पोजीशन वेक्टर ओ ओरिजिन से इसका क्या है आर है। अब यहाँ से एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, तो अगर बच्चों इसको हम क्या करें कंपोनेंट डिवीजन करें। अब यहाँ पर जब पोजीशन वेक्टर है वेक्टर कह दिया गया, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इसके एग्जिस्ट करेंगे। तो बच्चों जब इसको कंपोनेंट डिवीजन करोगे तो एक हो जाएगा आर cos थीटा और एक हो जाएगा वाई sin थीटा। अब आपको पता है ये जो cos थीटा आता है वो हॉरिजॉन्टल टर्म के साथ आता है और जो वाई sin थीटा आता है ये वर्टिकल कंपोनेंट के साथ आता है। तो x का y यहाँ पर जो कहलाएंगे वो r cos थीटा हो जाएगा और y जो हो जाएगा वो सॉरी r sin थीटा हो जाएगा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। तो बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो x की वैल्यू होगी वो r cos थीटा होगी और y की वैल्यू जो होगी वो r sin थीटा होगी। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में होंगी। अगर इसको बच्चों हम क्या करें, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर हम 1 का स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है क्योंकि आपको पता है ये आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई बच्चों, आइडेंटिटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू केवल आर स्क्वायर मिलेगा। अगर बच्चों यहाँ से केवल आर देखें तो आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ से वैल्यू इसकी आ जाती है। तो ये इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। इसको डिनोट करेगा बेटा मैग्नीट्यूड को, ये पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा कि ये जो पॉइंट ए है बच्चों इस ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बात करने वाले हैं इन सब चीजों को पढ़ने के बाद अगर हम बात करें कि पॉइंट है बच्चों, मान लेते कि हमारा एक्स वाई प्लेन है बच्चों, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये बच्चों ओरिजिन है। बच्चों यहां पर देखो ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है बच्चों ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा। इसे कैसे कहते हैं, क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा। पहले को कहते हैं Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट Q2 से कहते हैं, और ये Q3 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया Q4 फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए यहां पर x डैश और y डैश क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शंस को शो करती है। यहां पर x और y पॉजिटिव डायरेक्शन को भी शो करती है। अगर कोई पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी यानी x क्वाड्रेंट की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 होगी और y क्वाड्रेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर कोई पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया x डैश y में लाई करेगा तो जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी और y की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि x डैश y डैश में लाई करेगा तो x की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी और y की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। अगर इसी तरह से कोई पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहां पर y डैश x में जाएगा या x y डैश में जाएगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और y की वैल्यू लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। इस तरह से समझ सकते हैं। यहां पर सिंबल कॉम्बिनेशन, यहां पर सिंबल समझ सकते हैं प्लस प्लस और यह सिंबल क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि जो x की वैल्यू होगी और y वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x y दोनों y नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इस तरह से चीजों को हम समझते हैं कि अगर यहाँ पर पहचान दिया था कि मान लो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों दिए गए हैं 2, तो बताइए कोऑर्डिनेट प्लेन में किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप देखकर बता देंगे कि यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, y क्या आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किसमें जाएगा Q4 में जाएगा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही हो क्योंकि यही सब इनिशियल कॉन्सेप्ट होता है जो चीजें हमें समझ आ जाती हैं। कितना भी कोई भी चीज कठिन हो वो हमें समझ आता है। तो ये जो हम वीडियो आपको देने वाले हैं, देखो एक में हम तो आपको इंट्रोडक्शन देंगे, ये वीडियो आपको हम 2-3 पार्ट में देने वाले हैं और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको समझाऊंगा इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों हम बात करते हैं आगे। अब हम बच्चों ये बात करने वाले हैं कि कोई भी पॉइंट है, अब मान लो यहाँ पर हमने सिंगल पॉइंट की बात की, अब मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट है। क्या है बच्चों 2 पॉइंट। मान लेते हैं ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये यहाँ पर x है, ये x डैश है,
ये y है और ये y डैश। हम मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर a है और एक पॉइंट बच्चों यहाँ पर b है। यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट बच्चों x का देखो सिंगल पॉइंट होता तो यहाँ पर x का y चल जाता। अब यहाँ पर दो पॉइंट के लिए एक मान लो x1 एक को मान लो y1 और b के लिए मान लो x2 और दूसरा मान लो y2। अब ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट को मिलाओगे बच्चों तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, लाइन होगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस को जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर का टोटल का अंडर रूट। देखिए इसको फिगर के माध्यम से मैं भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, इसलिए चीजों को मैं ज्यादा लिथार्ज नहीं करना चाहता। ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखिए कि अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच की दूरी को हमें निकालना है, उनके बीच की डिस्टेंस को निकालना है, तो कितने डिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो वहां पर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का टोटल का अंडर रूट। अब जो यहां पर बात करते हैं, यहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि ये दो पॉइंट हैं और दो पॉइंट से जो हमारी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे, तो यहां से क्या निकालोगे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये बच्चों होती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। और ऐसी लाइन की इक्वेशन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स, ये इक्वेशन की लाइन है पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये बात आ गई है तो मैंने कर दी है, ये बात वैसे भी मैं आगे करने वाला था, क्योंकि बिना लाइन के स्लोप को समझे, बिना लाइन के इंक्लिनेशन के समझे हम इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे समझ सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे चीजें आ गई, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर मेंशन किया है, आगे मैं मेंशन करने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए बोर्ड बहुत अच्छा तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छा जरूर किया हूँ। तो सभी का सहयोग अपेक्षित है, सभी लोग अपना सहयोग दीजिएगा और वीडियो को देखिए और लाइक करिए। बच्चों आगे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हम लाइन की बात हमने कर ही दी है, तो लाइन की बात कर दी है, तो यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं कि लाइन जो है, लाइन जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लाइन की इंक्लिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। अब अगर कोई लाइन है, कोई लाइन यहाँ पे x मान लो, ये y मान लो, ये x डैश और ये y डैश। अगर कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी एंगल ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब है ऐसे, क्योंकि क्लॉक ऐसे चलती है तो हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजर करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल बनाती है वही उसका कहलाता है इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है बच्चों, इंक्लिनेशन। अब यहां से इंक्लिनेशन पता चल गया तो यहां से स्लोप भी पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, स्लोप। और स्लोप को हम दूसरा नाम कहते हैं ग्रेडियंट। तो स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन बच्चों, तो इसका जो सिंबल होता है वो m होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां पर देखें स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन जो बच्चों होगा वो होगा m इक्वल टू tan थीटा। क्या होगा बच्चों, m इक्वल टू tan थीटा होगा। अगर ये हमने जो इंक्लिनेशन निकाला है एंगल के फॉर्म में, अगर इसका हम tan निकाल लें तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी स्लोप या ग्रेडियंट कहलाएगी। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आपने देखा एंगल के फॉर्म में, तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट होता है, अगर कोई लाइन है जो x1, y1 यानी दो पॉइंट x1, y1 और x2, y2 टू पॉइंट से पास कर रही है, तब इसकी बच्चों ग्रेडियंट क्या होगी, तब इसकी बच्चों ग्रेडियंट क्या होगी, m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो tan आया है, tan थीटा आया है, आप समझ सकते हैं tan कैसे आता है। tan कैसे, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे थीटा बन रहा होगा या 90 डिग्री बन रहा होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। आपको पता है जो tan थीटा बनेगा वो क्या होगा, वो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा कि नहीं होगा बच्चों। बेस का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है और ये वर्टिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो y के फॉर्म में है ये वर्टिकल वैल्यू को बता रहा है और जो x के फॉर्म में है ये
हॉरिजॉन्टल वैल्यू बता रहा है। तो अगर हमें tan थीटा निकालना है तो वहां पर हम वर्टिकल वैल्यूज और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज का हम लेते हैं रेशियो, तो इसीलिए यहां पे आया। क्लियर हुई बात। अब बच्चों हम आगे बात करने वाले हैं कि यहां पर अगर हम बात करें, इसको हम मिटाने वाले हैं, फिर आगे हम बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर देखें हम यहां पर जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका जो ग्रेडियंट होता है, क्या होता है बच्चों, ग्रेडियंट वो क्या होता है, इक्वल होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, सेम होता है, आप कह सकते हैं इक्वल होता है। वो कैसे होगा समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेन एक्स वाई प्लेन खींचा, ये एक्स है, ये एक्स डैश है और ये वाई है और ये वाई डैश है। यहाँ पे हमने दो लाइन खींच ली, पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ मान लो ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा वन एंगल और ये थीटा टू एंगल बना रही है। अब आपको पता है जब यहाँ पर लाइन है, मान लो ए बी लाइन है यहाँ पर और ये यहाँ पर सी डी लाइन है। बच्चों जब ए बी और सी डी पैरेलल हैं, जब ए बी और सी डी क्या है बच्चों, पैरेलल हैं, हमें ये प्रूव करना है, कि इनकी जो ग्रेडियंट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो आपको यहां पर पता होना ये थीटा वन जो होगा वो थीटा टू के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण। जब करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे tan थीटा वन और tan थीटा टू दोनों का tan निकालोगे तो भी सेम आएगा। और आपको पता है tan थीटा वन, यानी इस मान लेते हैं कि पहली लाइन जो है ए बी लाइन है, इसकी जो ग्रेडियंट होगी वो हम मान लेते हैं m1 और सी डी का जो ग्रेडियंट मान लेते हैं m2 मान लेते हैं। तो tan थीटा वन क्या कहलाएगा, m1 कहलाएगा और tan थीटा टू m2 कहलाएगा। तो m1 बराबर m2। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट होगा वो सेम होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए जब भी कभी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अगर पैरेलल लाइंस की बात की जाती है तो वहां पर उनके ग्रेडियंट को सेम लिया जाता है, इक्वल लिया जाता है। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस, अगर हम बात करें कि दो लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, कैसे, अगर हम फिगर बात करें, अगर हम परपेंडिकुलर लाइन की बात करें, किसकी बात करें, परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन में उनके जो ग्रेडियंट का प्रोडक्ट होता है वो -1 लिया जाता है। मान लो एक लाइन का ग्रेडियंट 1 है, दूसरे का ग्रेडियंट m2 है, तो उनका प्रोडक्ट बच्चों -1 आएगा। समझते हैं कैसे लेंगे इसको। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर xy एक प्लेन खींचा है, यहाँ पे x डैश, ये y डैश और ये ओरिजिन हो गया। बच्चों हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली है AB और एक ले ली है यहाँ पर CD, ये है CD। अब CD दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो रहे हैं। मान लो ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा वन एंगल बना रहा, ये बना लो थीटा टू बना रहा है। अब आपको पता है यहाँ पर AB की जो ग्रेडियंट हमने माना उसको m1 माना और CD का ग्रेडियंट हमने क्या माना, m2 माना। इसको समझते हैं। अगर हम देखें m1 की जो वैल्यू होगी वो होगी tan थीटा वन, m2 की जो वैल्यू होगी वो tan थीटा टू होगी। लेकिन आप देख रहे हैं थीटा टू क्या है, थीटा टू जो ट्रायंगल है हमारा कौन सा, थीटा टू ट्रायंगल हमारा, थीटा टू इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल ACD का एक एक्सटर्नल एंगल है। तो यहां पर थीटा टू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 प्लस थीटा टू, 90 प्लस थीटा वन, क्योंकि ये जो इंटरनल एंगल अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम के बराबर होगा। एक्सटर्नल एंगल होगा कि नहीं होगा, आप थ्योरम पढ़े हैं। तो थीटा टू की वैल्यू जो होगी वो 90 प्लस थीटा वन होगी। अगर यहां पे रखें बेटा हम m2 बराबर, तो tan थीटा टू की जगह पर प्रूव करो, रिप्लेस कराओगे तो 90 प्लस थीटा वन आएगा, 90 प्लस थीटा वन आएगा। तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा, m2 बराबर, अब आपको पता है tan 90 प्लस थीटा होता है cot थीटा, तो यहां जाएगा माइनस का cot थीटा वन, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल सेक और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हुई बात, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन वहां पर 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चले जाते हैं, बाकी वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव एटीज होगा, ले लेंगे। तो यहां से m2 माइनस cot थीटा वन हो जाएगा। और आपको पता है m2 बराबर, अब cot थीटा है उसको लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा वन। और आपको पता है tan थीटा वन किसके बराबर है बेटा, m1 के बराबर है। तो m2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन m1, तो यहां से मिलेगा क्या बेटा, m2 into m1 बराबर -1। तो आपने देखा क्या बेटा कि दोनों की
स्लोप का जो प्रोडक्ट आया बेटा वो माइनस का 1 आया है, ग्रेडियंट का प्रोडक्ट बेटा जो है -1 आया परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। किसके लिए बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों हम बात करते हैं कोलिनियरिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोलिनियरिटी की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ए एक है, बी एक है, सी, कोलिनियरिटी, कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियरिटी का जो कोलिनियर पॉइंट्स है प्रूव करना है कि हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए ए बी सी। मान लो ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है और सी के कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो सबसे पहले क्या करोगे? हमें कोलिनियर प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालोगे, यानी ए बी निकालोगे, फिर बी और सी की डिस्टेंस निकालोगे, यानी बी सी निकालोगे, फिर ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, ए सी निकालोगे। अब आपके पास 3 डिस्टेंस हो गई, ये फर्स्ट डिस्टेंस, ये सेकंड डिस्टेंस और ये थर्ड डिस्टेंस। अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के सम के बराबर आ जाता है, अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ जाता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? कोलिनियर। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि ए है और ये बी है और सी है, तीनों से मिलकर एक लाइन बनती है। इस लाइन की पूरी लंबाई क्या है बेटा? 5 है। अगर ए और बी की दूरी 2 है और ये बी और सी की दूरी 3 है, तो हमने 2 और 3 को ऐड किया तो 5 मिला कि नहीं मिला, यानी टोटल के बराबर आ गया 5। आ गया कि नहीं आ गया? इससे हम समझ सकते हैं कि ए बी सी जो होंगे एक लाइन में स्थित होंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। देखो बेटा दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी 3 पॉइंट को हमें कोलिनियर दिखाना है, तो उनके द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो उसका एरिया 0 होगा। कुछ सीधी सी बात है, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, और अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है तो वो ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जो ट्रायंगल बनाएंगे। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं और उनके द्वारा जो बनाए गए ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर एरिया 0 नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं होंगे, वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे बच्चों? ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। बच्चों यहां से अगर बात करें जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों जो होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हाफ का मान रहता है बच्चों, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चों। और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो समझ जाइए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये बच्चों कोलिनियर होंगे। ये बच्चों दूसरी कंडीशन है कोलिनियरिटी की। अब बच्चों अगर हम तीसरी कंडीशन देखें कि कोलिनियरिटी की तीसरी कंडीशन क्या है, कि मान लो ए बी सी, हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, यानी x1 y1 x2 y2 और x3 y3, कुछ इस तरह से है बच्चों। अगर इन्हें हमें कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या करोगे? ए बी की ग्रेडियंट निकालोगे, ग्रेडियंट ऑफ ए बी फाइंड करोगे बच्चों, है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी, और इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ BC निकालोगे, निकालोगे तो क्या मिलेगा बेटा? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अगर ये दोनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो सीधी सी बात है, दोनों का जो ग्रेडियंट आ रहा है ये सेम होगा, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ AB बराबर ग्रेडियंट ऑफ BC होगा। ये समझ लीजिए। अगर भाई एक ही लाइन बना रहे हैं, जैसे ये लाइन है, ये 3 पॉइंट एक ही लाइन को बना रहे हैं, तो ये जो AB होगा, ये BC होगा, ये लाइन सेगमेंट होंगे कि नहीं होंगे? जब टोटल लाइन x एंगल से जितना x एक्सिस से जितना एंगल बना रही होगी उसके सेगमेंट भी उतना एंगल बनाएंगे। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बात समझ में आई होगी। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो देखिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।